Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and I pray for your good health. So let's start our channel, our studies. So as we have discussed or started to discuss about French Revolution. जैसा कि आप सब जानते हैं हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू किया हुआ है क्लास 9th की। तो अब तक हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और outbreak of French Revolution, events of French Revolution in simple term you can say. So the thing is that कि हम इसको बहुत ही डीप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर मैं आपको मेन थीम बता रही हूँ. I hope it will be easy for you to understand the lesson, and if you have any query, any problem, any doubt, you can comment me. I can try to clear it. Okay. तो लेट्स स्टार्ट. हमने किया था कि फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया राजा ने और द लुई 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रांस में सभी को वोटिंग राइट नहीं मिले. एंड वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर कि जो फ्रांस बना ये एक डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट से जो है वो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना. कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया तो नेशनल असेंबली जो है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी हो गई जो कि सरकार राजा को सलाह देने वाली एक इलेक्टेड बॉडी हो गई, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी हो गई. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट these elections all are not allowed to cast the vote. all were not allowed to cast the vote. सभी को वोट देना अलाउड नहीं था. यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे who were allowed to cast the vote. किन को वोट देने की परमिशन मिली. तो यहाँ पर इस स्टेंजा में आपको यही बताया गया है that who are allowed to cast the vote. ये देखिए कि 1791 में जो है वो सबसे पहले इलेक्शंस के बाद नेशनल असेंबली एक इंडायरेक्ट बॉडी बन गई. और जस्ट वेट, ओके. सो 1791 में सबसे पहले जो है वो नेशनल असेंबली एक इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी बन गई. बट all were not allowed to cast the vote. all were not getting right, like women, like poor, they were not women, and poor they were not getting voting right. only man very first who got the voting right, they were man. सबसे पहले सिर्फ पुरुषों को, मैंस को वोटिंग राइट मिला. मैन दे वर गेटिंग राइट. और विच टाइप ऑफ मैन? और whom 25 years of age, those who were the age of 25 they got the, and also pay equal taxes 3 days के जो 3 दिन का वेतन होता है, 3 day लेबर वेजेस होते हैं, उसके इक्वल पे जो टैक्स देते हैं उसको 25 साल से ज़्यादा की उम्र का जो व्यक्ति, जो पुरुष 3 दिन की दिहाड़ी, 3 दिन के वेतन के बराबर टैक्स देता है, उसको वोटिंग राइट मिले. इनडायरेक्टली ये हो गया ना, जो पैसे वाला है, मीन्स उसके पास पैसा है, दे हैव ओनली गेट द राइट टू वोट. तो इस तरीके से तो वुमेन एंड ओल्ड पीपल दे रिमेन पैसिव सिटीजन, निष्क्रिय. पैसिव मीन्स निष्क्रिय. निष्क्रिय मीन्स दोज हु आर नॉट गेटिंग वोटिंग राइट. तो ये निष्क्रिय बने रहे, इनको वोटिंग राइट नहीं मिला. तो ये था अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इंस्टेंट रिजल्ट आप कह सकते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एकदम हुई जुलाई में, उसका एक इंस्टेंट रिजल्ट ये रहा कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. मोनार्की मीन्स राजा का शासन, और राजा के शासन से ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया. अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद क्या हुआ. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चार्टर ऑफ एक्ट राइट टू मैन एंड सिटीजन ये पेश किया गया, ये बनाया गया, जिसमें कि पुरुषों को क्या क्या राइट्स होंगे ये सारे राइट्स इसमें शो किए गए हैं. और जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू ऑफ मैन एंड सिटीजन्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी शुरू किया गया कि
कौन कौन से राइट्स पुरुषों को दिए जाएंगे एज अ सिटीजन? लाइफ ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। जो इक्वालिटी के बेसिक राइट्स आप पढ़ते हैं आजकल, डेमोक्रेसी के बेसिक राइट्स सॉरी पढ़ते हैं, वो ही वहाँ पर शुरुआत एक तरह से उनकी हुई। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सभी दी गई। बट ये स्टार्टिंग थी, नॉट they were not implemented properly. So here you have to keep in your mind कि they were not implemented properly. So next, जब ये सब हो रहा था तो जो है आपने देखा कि कुछ लोगों को अधिकार नहीं मिले, they were डिसअपॉइंटेड। एक यहाँ पर ये चीज़ देख लें कि पॉलिटिकली सिंबल्स यूज़ किए गए, अलग अलग सिंबल्स। द ब्रोकन चेन दिखाई गई कि जो पहले गुलाम थे, थर्ड स्टेट थे, वो फ्री हो गए हैं। द बंडल ऑफ रोड्स, आई ऑफ द ट्रायंगल, ये जो है सिंबल्स यूज़ किए गए जो पुरानी ताकतों को ख़त्म करने के लिए एक सिंबल बनाया गया। ये जो है स्नेक ईटिंग इट्स टेल, ये सारा बाइटिंग इट्स टेल, ये सारे सिंबल्स कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए। दे सिंबलाइज दैट द ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड सिस्टम, ओल्ड रूल that abolished, and new system and new rules now they continuing to implement. तो ये सारे आप यहाँ पढ़ सकते हैं सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स, हर सिंबल का अपना एक मीनिंग है। यू कैन रीड फ्रॉम द बुक। सो हियर इट इज एक्सप्लेन। सो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब ये इंस्टेंट रिजल्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब इसके बाद आता है कि तुरंत एकदम ये रिजल्ट आने के बाद क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गई? नहीं, क्रांति तो चलेगी आगे। क्रांति एक वो नहीं कि एकदम से भड़की और ख़त्म हो गई। क्रांति तो अभी, रेवोल्यूशन तो चलेगी आगे, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को अधिकार नहीं मिले थे। सो व्हेन फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देयर वाज प्रॉब्लम विद द पीपल बिकॉज दोज हु आर नॉट गेटिंग those who are not getting rights, they were not satisfied with this constitution of national assembly. जो अभी अधिकार जिनको नहीं मिले थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको खुशी नहीं हुई, वो जो है इस नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे, और उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स, राजनीतिक क्लब, यूनिट्स, जैसे आजकल होता है ना हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं। जैसे आप पार्टी आपको सुनने में आ रही है, या हमारे यहाँ अभी जेजेपी पार्टी बनी है। तो इन दिस वे यू कैन सी के जो है वो लोग जब खुश नहीं होते तो उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल, उस समय पॉलिटिकल क्लब्स, राजनीतिक यूनिट्स बना ली थी अपनी, जिसमें और क्या हुआ, तो इस तरीके से राजनीतिक यूनिट्स बना ले पॉलिटिकल। उसमें एक जैकोबिन क्लब बड़ा फेमस हुआ। जैकोबिन क्लब बड़ा जो है वो लोगों के द्वारा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि ये क्लब था कॉमन पीपल का, जिसमें कि आम शॉपकीपर, क्लर्क्स, छोटे मोटे काम करने वाले, कोबलर वोबलर, ये सब उसमें शामिल थे। और ये बड़ा ही हिट हुआ, बड़ा ही फेमस हो गया, दिन पर दिन इसके मेंबर बढ़ने लगे। और इस तरीके से अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस क्या बनने जा रहा है? द सेकेंड आउटकम, सेकेंड रिजल्ट वो है फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई और एक रिपब्लिक बन गया फ्रांस। अब कैसे बना? नाउ द प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी। ब्रीफ मैंने आपको बता दिया है कि जैकोबिन क्लब्स के थ्रू फ्रांस मोनार्की को खत्म कर देता है और रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक मीन्स गणराज्य, वेयर द टॉप लीडर ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ कंट्री का टॉप लीडर चुना जाता है लोगों द्वारा, हेड ऑफ द कंट्री दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मोनार्की का शासन था, लुई 16 को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना था, बट लुई 16 वर नॉट हैप्पी विद दैट। He started negotiating with the other state kings कि मेरे साथ तो भैया ऐसा हुआ है, मुझ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो व्हाट टू डू, क्या किया जाए? तो नेशनल असेंबली को ख़त्म करने के लिए सीक्रेटली उनसे मीटिंग करके पर्शिया वगैरह, ऑस्ट्रिया वगैरह से जो पड़ोसी राज्य थे उनसे डिस्कस किया और कोशिश करने लगा कि नेशनल असेंबली को हटा दिया जाए। बट नेशनल असेंबली को इसका बना किसका पता लगते ही नेशनल असेंबली ने भी, उससे पहले कि वो आक्रमण करते, नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और पर्शिया पर आक्रमण कर दिया और लोगों को ये संदेश दिया कि it was a war against the monarchical system, राजवंशीय शासन के खिलाफ है ये।
इसीलिए जो है आप हमारा साथ दीजिए। और हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर्स, सेनानी शामिल हुए और इसको एक जनता की जीत के रूप में, जनता के राज के रूप में देखने लगे। और यही आपको इस स्टैंजा में अब बताया गया है। लेट्स डू द स्टडी ऑफ द लेसन। Here it is that situation in France continued to tense. फ्रांस की सिचुएशन फ्रांस की क्रांति के बाद से, जुलाई के बाद से टेंस ही थी, गंभीर ही थी, स्थिति कंट्रोल में नहीं आई थी। लुइस 16 ने जबकि साइन कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर लिया था, मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, बट ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन होता है गुप्त बातचीत, नेगोशिएशन होता है बातचीत, सीक्रेट मीन्स गुप्त। तो उस जो है वो गुप्त बातचीत में शामिल होने लगा था, गुप्त बातचीत जो है वो करने लगा था। किससे? नाउ वी विल डिस्कस दैट। विद द किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा से वो गुपचुप बातचीत करने लगा था। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज, जो कि पड़ोसी देश थे, और फ्रांस के साथ मिलकर सेना भेजकर वो चाहता था कि नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया जाए 1789 की समर में। तो नेशनल असेंबली ने भी वोटिंग करा ली, नेशनल असेंबली फॉर दिस कुड हैपन, ऐसा होता उससे पहले की, यानी राजा उनके साथ मिलकर आक्रमण करता नेशनल असेंबली को हटाने के लिए, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया? नेशनल असेंबली ने 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर युद्ध करने की डिक्लेरेशन कर दी, वोट डाल करके। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, बहुत संख्या में वॉलंटियर्स यहाँ शामिल हुए, और इसको कहा जाएगा कि लोगों की लड़ाई है राजा के खिलाफ, द पीपल अगेंस्ट द वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसी। तो इस तरीके से बहुत से लोग इसमें शामिल हुए। देशभक्ति गीत गाए गए, एक देशभक्ति गीत था मर्सलेस। तो ये किसने लिखा था? रोगेट दे एल्स ने। तो इसमें ये मर्साइल जो वॉलंटियर ने गाया मर्सलेस, इसको एक नेशनल सॉन्ग बना दिया गया, नेशनल एंथम बना दिया गया फ्रांस का। तो इस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करने लगे, और इस युद्ध के कारण बहुत सारी आर्थिक संकट आ चुके थे, दिक्कत आ चुकी थी। लोग युद्ध में, पुरुष युद्ध में गए हुए थे, और महिलाएं जो हैं वो घर चला रही थी। अब मैन दे वर फार अवे फ्रॉम द फॉर द फाइटिंग, वाइल women were left to cope with the task of earning living। अब महिलाओं को घर भी चलाना था और परिवार भी चलाना था। तो पॉपुलेशन जो है, बड़ी संख्या में पॉपुलेशन जो है रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, और इसी कारण से 1791 क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल चेंज से वो खुश नहीं थे, उनको राइट नहीं मिले थे। तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ वुमेन बताई गई है कि नाउ दे वर स्ट्रगलिंग, और पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। पॉलिटिकल क्लब्स यानी आपको बता चुकी हूँ, राजनीतिक पार्टियां, दल बनने लगे, जिसमें से एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसमें कि जो है किसके नाम पर बना? एक सेंट थे, सेंट जैकोबिन पेरिस में, उनके नाम पर बना। और जो है महिलाओं ने भी अपना पार्टिसिपेशन इस जैकोबिन क्लब ने अलग क्लब बना करके अपना पार्टिसिपेशन, अपनी डिमांड्स उठाई। जैकोबिन क्लब में मेनली कॉमन लोग थे, पुअर सेक्शन था, शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, ये सारे जो है। और इनका लीडर कौन था? द लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर, इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर। और जैकोबिन जो है, इन्होंने अपनी एक स्पेशल ड्रेस बनाई। उस समय जो है हाफ पैंट पहनते थे, इन्होंने नी ब्रीचेस पैंट चलाई। डॉक वर्कर जैसे पहनते थे, फैक्ट्री वर्कर जैसे पहनते थे, उन्होंने अपनी डॉक वर्कर जैसी जो है वो ड्रेस बनाई, रेड स्ट्रिप्स में, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर इन्होंने चलाई, फैशनेबल सेक्शन से अपने आप को अलग दिखाने के लिए कि जो फैशनेबल सेक्शन है उससे हम अलग हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है। सो दे स्टार्टेड, जो नी ब्रीचेस पहनते थे, इन्होंने उससे अलग अपने जो है लॉन्ग स्ट्रिप पैंट चलाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जैकोबिन्स ने अपना एक अलग ही जो है ड्रेस कोड रख लिया, अपनी नी ब्रीचेस के खिलाफ अपने आप को प्रदर्शन, अमीर सोसाइटी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इसी तरह से अपने आप को उन्होंने एक नाम दिया, सेंट क्लूटोज। सेंट क्लूटोज नाम किसको दिया गया? जैकोबिन्स के, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। किस लिए दिया गया कि सेंट क्लूटोज का मतलब क्या था? दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस यानी घुटनों तक की पैंट नहीं पहनते हैं, उनसे अलग हम हैं, ये दिखाने के लिए
तो एक इन्होंने इसमें ऐड भी कर लिया, रेड कैप ऐड कर ली, जो कि किसका सिंबल थी, लिबर्टी का सिंबल थी। तो ये अब हम देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपनाने के बाद फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। दे वर मेकिंग देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड वन ऑफ देम वाज फेमस क्लब वाज जैकोबिन क्लब। एंड जैकोबिन क्लब, एज यू नो, द ordinary people club, the member of this club were ordinary people, so they were more energetic and enthusiastic about it। तो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बड़े उत्सुक थे। तो अब क्या था, 1792 में कंडीशन क्या हुई, पर्शिया में जो है भोजन की कीमत बहुत तेज पेरिस में भोजन की कीमतें बढ़ने लगी। हाई प्राइस ऑफ फूड, तेजी से जो है कि भोजन की कीमतें बढ़ रही थी। और 10 अगस्त को तूफान आने के कारण जो है 10 अगस्त को जो है तो राजा के महल की तरफ लोग बढ़ने लगे। जो सेना थी उन्होंने रक्षा तो की, परंतु बड़ी मात्रा में जो है लोग इस तरफ बढ़ने लगे और रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन करने के लिए रॉयल फैमिली को राजघराने को जेल में डाल दिया गया पकड़कर। इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जो है 21 साल से अबव के सभी लोगों ने, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, कोई कितना अमीर है कितना गरीब है, इस सब को छोड़ करके सब ने वोट डाला। तो 1792 में अनाज की कमी होने के कारण, 1792 में अनाज की कमी होने के कारण कीमतें बढ़ने लगी। कीमतें बढ़ने के कारण जो है लोग के राजा की तरफ गए, राजा के महल की तरफ चलने लगे और राजा के दरबार को, राजा की फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया और इलेक्शन करवाए गए। एक जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट वहाँ पर बन गई। न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनी वो उसको क्या कहा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, कन्वेंशन। व्हाट वाज कन्वेंशन, कन्वेंशन वाज द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जैकोबिन्स। ज़्यादातर इसमें कौन इलेक्ट होकर आए, जैकोबिन्स इलेक्ट होकर आए। तो जैकोबिन्स ने 21 मार्च को जैकोबिन्स ने 21 मार्च को जो है 21 सितंबर को मोनार्की को खत्म कर दिया, डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। व्हेन वाज फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक फर्स्ट टाइम, ऑन 21 सितंबर 1792, एंड मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इन दिस वे सेकेंड चेंज टुक प्लेस, दैट वाज फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक आफ्टर एबोलिशिंग मोनार्कियल सिस्टम। तो अब राजा को जो है वो हटा दिया गया, राजा को तो अरेस्ट कर लिया गया था और इस तरीके से कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम अब नहीं चलेगा। नो हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम विल कंटिन्यू। सो लुई 16 सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट, एक सभा ने, एक दरबार ने उसको जो है सेंटेंस टू डेथ दे दिया और उसको जो है ट्रेशन में डाल दिया। ट्रेशन क्या होता है, हियर वी कैन सी कि देश के खिलाफ देशद्रोह का मामला जिसे हम कहते हैं। तो 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली उन्हें जेल लटका दिया गया। उसकी वाइफ को भी जो है उसके बाद इसी तरह का हाल किया गया, उसकी वाइफ। अब शासन किसका आ गया, अब शासन आ गया जैकोबिन्स का। एंड हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन, रोबेस्पियर। द पीरियड ऑफ रोबेस्पियर दैट वाज नोन एट रिंग ऑफ टेरर, इसे रिंग ऑफ टेरर कहा जाता है। ये क्या है, 1793 से 1794 के पीरियड को रिंग ऑफ टेरर, रीजन ऑफ टेरर भी बोल देते हैं कई लोग, इसको कहा जाता है। रोबेस्पियर ने अब क्या किया, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने के लिए उसने पनिशमेंट्स को अपनाया। उसने सुधार तो काफ़ी सारे बहुत अच्छे किए, पर उसने बहुत कठोर पनिशमेंट्स को अपनाया। जो भी कोई उसके खिलाफ उसका एनिमी होगा उसको पब्लिकली जो है, चाहे वो क्लर्गी से हो, चाहे वो नोबेलिटी से हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उन सबको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। मीन्स जो भी अपोज करेगा, एनीवन हु कैन अपोज द रोबेस्पियर दैट कैन बी अरेस्टेड, ये किया गया। और अगर वो दोषी पाया गया, अगर वो रोबेस्पियर के खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ, चाले चलता हुआ या किसी तरह का भी अनवांटेड काम करता हुआ पाया गया, गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, तो उसे ग्लूटाइन कर दिया जाएगा। हियर व्हाट इज ग्लूटाइन? ग्लूटाइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पनिशमेंट दैट वाज डिसाइडेड बाय द रोबेस्पियर। रोबेस्पियर ने एक अलग ही तरह की जो है वो
सजा रखी हुई थी, जिसमें क्या होता था, दो खंभों के बीच में एक ब्लेड लटका देते थे और नीचे एक व्यक्ति की गर्दन रख देते थे, आपने देखा होगा, और वो ब्लेड खचाक से आकर के गर्दन को अलग कर देता था धड़ से। इस तरीके से ग्लूटाइन, ये डॉक्टर ग्लूटाइन ने बनाई थी, इसलिए इसका नाम ग्लूटाइन रखा गया, ग्लूटाइन इसको कहा गया। तो ग्लूटाइन कर दिया जाता था। ग्लूटाइन इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पर आपको यही बताया है, ग्लूटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड, पर्सन इज beheaded, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, और ये डॉक्टर ग्लूटाइन के नाम से बनी थी। ये कठोर सजा रॉबर्टसवियर ने जो चलाई, इसके कारण लोग उससे नाखुश रहने लगे। उसने बहुत से अच्छे काम भी किए। क्या सुधार किए? नाउ द मेजर्स अडॉप्टेड बाय रॉबर्टसवियर, तो उसने बहुत से सरकारी कानून लागू किए। उसने वेजेस की सीलिंग कर दी, निश्चित कर दिए, तनख्वाह मजदूरी निश्चित कर दी, मीट और ब्रेड के प्राइस राशन शॉप में फिक्स कर दिए। पीजेंट्स को कहा कि वो अपने अनाज को शहरों में दे, क्योंकि शहर के लोगों के पास अनाज की कमी होती है, तो शहर के लोगों को अनाज बेचें फिक्स प्राइस पर। तो उसने हर चीज़ के प्राइस फिक्स कर दिए, प्लेन ब्रेड के, क्वालिटी ब्रेड के, महंगा आटा फिक्स उसने बैन कर दिया। ये सब उसने इक्वालिटी दे दी गई, और नए वर्ड उसने इंट्रोड्यूस किए, मॉन्सायर एंड मैडम, जो है फ्रांस में जो बोला जाता था ट्रेडिशनल वर्ड मॉन्सायर और मैडम, तो उसकी जगह उसने जो है सिटियोन और सिटियोनी, ये 2 वर्ड इंट्रोड्यूस किए। पुराने ट्रेडिशनल वर्ड्स को ख़त्म करके जो परंपरागत एक ट्रेडिशनल वर्ड थे मॉन्सायर और मैडम, उसको ख़त्म करके उसने क्या वर्ड यूज़ किए? ला सिटियोन और सिटियोनी। चर्च को बंद कर दिया गया। चर्च की बिल्डिंग को बैरक्स और ऑफिस, सैनिकों की छावनी या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये उसने बहुत अच्छे सुधार भी किए कॉमन पीपल के बेनिफिट्स के लिए। बट रॉबर्टसवियर जो है, उसकी पॉलिसीज ने जो है वो उसने बदलाव कर तो किए, परंतु उसको स्ट्रिक्टनेस के कारण पसंद नहीं किया गया। तो ही वॉज अरेस्टेड इन जुलाई 1794, और नेक्स्ट डे उसको उसी ग्लूटाइन, जो ग्लूटाइन वो लोगों को करता था, उसको उसी तरह से ग्लूटाइन कर दिया गया। तो अप टू हेयर वी हैव डिस्कस कि फ्रांस बिकम द रिपब्लिक, और फ्रांस रिपब्लिक तो बन गया। रॉबर्टसवियर का शासन 1 साल चला, जिसे रिंग ऑफ टेरर कहा गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अब किसका शासन आएगा। अब लोगों ने देखा कि ना तो राजा का शासन अच्छा है, ना ही एक व्यक्ति का शासन अच्छा है। एक व्यक्ति जो है अपनी मनमर्जी करने लग जाता है, और राजा का शासन, मोनार्कियल सिस्टम तो है ही अच्छा नहीं, उसमें तो लोगों को कुछ जो है राइट्स मिलते ही नहीं। तो डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस में। नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल में क्या हुआ कि अब जो ये नेशनल असेंबली थी, उसने फिर से जैकोबिन्स को हटा करके, जैकोबिन्स रॉबर्टसवियर के बाद फेल हो गए, जब जैकोबिन गवर्नमेंट को हटा करके, उसकी शक्तियां छीन करके दोबारा से नेशनल असेंबली जो है वो ताकत में आई, और नेशनल असेंबली ने जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और उसमें जो है इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेंगी? चुनी हुई सभाएं 2 बनाई गई, और वो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी इज द ग्रुप ऑफ 5 पीपल। डायरेक्टरी क्या थी? डायरेक्टरी थी 5 लोगों का, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। तो व्हाट इज डायरेक्टरी? डायरेक्टरी चुनी हुई जो सभा, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान पालिका चुनकर आई थी 2, उनमें से ही लोगों ने 5 मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव के रूप में चुना, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। तो ये किस लिए बनाई गई डायरेक्टरी? के सेफ गार्ड किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके 1 मैन कंट्रोल से, 1 मैन एग्जीक्यूटिव से बचाया जा सके, जैसे जैकोबिन ने किया था। तो इस तरीके से ये डायरेक्टरी सिस्टम आया, पर डायरेक्टरी सिस्टम भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। डायरेक्टरी सिस्टम में भी क्या रहा? आपस में कन्फ्लिक्ट रहे। एक डायरेक्टर्स जो थे डायरेक्टरी में, वो लेजिस्लेटिव की बात नहीं मानते थे। डायरेक्टर्स और लेजिस्लेचर में, काउंसिल में क्लैश हो जाता था। क्लैश मतलब झगड़े हो जाते थे, उनको डिसमिस करके फिर नई डायरेक्टरी बनाई जाती थी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, कभी कोई इस तरह से डायरेक्टरी के मेंबर दे वर कीप चेंजिंग। तो इस तरीके से डायरेक्टरी की अस्थिरता ने, डायरेक्टरी की असफलता ने मिलिट्री के शासन
के दरवाजे खोल दिए। अब शासन में कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। यू हैव हियर्ड, मस्ट हियर्ड अबाउट दैट। आपने ज़रूर सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो अब देखा कि यहाँ तो फ्रांस में शासन टिक ही नहीं पा रहा है, तो जो सेना का मुखिया था नेपोलियन, उसको लगा कि अब तेरे लिए मौका आ गया है, नाउ यू हैव टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एंड नेपोलियन बोनापार्ट कंट्रोल ओवर द फ्रांस, एंड फ्रांस बिकम द मिलिट्री रूल, and here the rise of the military dictatorship in France through the Napoleon rule. So I hope you all understand the lesson. I know that थोड़ा fast है, but lesson बहुत lengthy है and I have to cover in few videos. So if again I am asking, if you have doubts, then please ask and raise your question, and like and subscribe my channel, and I hope we will do good things together in future. Thank you. Thanks a lot. And stay safe. Be safe. Stay at home. It's the need of the time. Thank you. Thanks.